नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टूल्स में। तो जैसा कि हम लोग चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे जो कि परमाणु एवं अणु है, ये आज इसका तीसरा लेक्चर हो जाएगा जिसमें कि हम रासायनिक सूत्र कैसे लिखा जाता है इसके बारे में बात करेंगे। तो आइए बिना देरी किए जो हमें आज जहाँ से पढ़ना है वहाँ से शुरू करते हैं। तो आज हमको पढ़ना है कि रासायनिक सूत्र को हम कैसे लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि दिया गया है कि किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संघटक का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। मतलब कि आप जिस यौगिक का बात करें, मतलब जैसे H2O हो गया या कार्बन डाइऑक्साइड गैस वगैरह हो गया, तो वो सब उसके क्या है, उसके प्रतीक। जैसे जल का क्या होता है प्रतीक, H2O, इसका निरूपण हो गया। और कोई ले ले तो CO2, इन सब का निरूपण को हम क्या कहते हैं, रासायनिक सूत्र कहते हैं। तो होता क्या है कि भिन्न भिन्न यौगिकों के रासायनिक सूत्र सफलतापूर्वक लिखे जा सकते हैं। इस अभ्यास में हमें तत्वों के प्रतीकों एवं उनकी संयोजन क्षमता का ज्ञान होना चाहिए। संयोजन क्षमता का मतलब जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन से ही क्यों जुटा, हाइड्रोजन कार्बन से क्यों नहीं जुटा, तो इसलिए नहीं जुटा क्योंकि इनका जो संयोजन क्षमता है इतना अच्छा है कि ये आपस में जुड़ जाते हैं। इनका नहीं है इसलिए नहीं जुटा। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं संयोजन क्षमता। और संयोजन क्षमता को, संयोजन शक्ति को उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। मतलब जहाँ पर भी हम संयोजकता का वर्ड यूज करेंगे उसका मतलब क्या हुआ, दो तत्वों का आपस में जुड़ने की शक्ति। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा, आगे इसका ही हो जाएगा। उसी के साथ किसी एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु के साथ किस प्रकार से संयुक्त होकर एक रासायनिक यौगिक का निर्माण करते हैं, इसको ज्ञात करने के लिए संयोजकता का उपयोग किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि संयोजकता रासायनिक सूत्र बनाने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। इसी के साथ किसी तत्व के परमाणु की संयोजकता को उसके हाथ अथवा भुजा के रूप में विचार किया जा सकता है। मतलब कि शक्ति क्या होता है, किसी भी व्यक्ति की शक्ति हाथों से ही गणना की जाती है, और आपकी भाषा में कहे लड़ाई झगड़े में, तो इसीलिए आप संयोजकता को क्या समझेंगे, उसकी हाथ के रूप में। इसको हम आगे एग्जाम्पल ग्रुप में और अच्छे समझेंगे। जैसा कि कल हमने जो पढ़ा था आप देख सकते हैं सारणी 3.6, इसको मैंने आपको कहा भी था कि इसको आप देख लीजिएगा, तभी आपको आगे का लेक्चर समझ में आएगा। आशा करता हूँ कि आपने देखा होगा। तो देखिए होता क्या है कि मानव की 2 भुजाएं तथा ऑक्टोपस मतलब कि अष्टभुज जो जानवर होता है पानी का, उसकी 8 भुजाएं होती हैं। और ऑक्टोपस की एक भुजा मानव की केवल एक भुजा पकड़ सकती है। जाहिर सी बात है कि उसका 8 हाथ भले से हो, लेकिन एक हाथ को पकड़ने के लिए कम से कम एक ही भुजा आवश्यक होगा। इसी तरीके से यदि एक ऑक्टोपस को कुछ मानवों को इस प्रकार से पकड़ना है कि उनकी 8 भुजाएं मानव की दोनों भुजाओं के साथ प्रयुक्त हो जाएं, तो आपके विचार में ऑक्टोपस कुल कितने आदमियों को पकड़ सकता है। तो देखिए, अब ऑक्टोपस को ओ, मतलब ऑक्टोपस को आप ओ मानिए तथा मानव को एच की अगर निरूपित करते हैं, तो आप इस संयोजन के लिए सूत्र कैसे लिखेंगे। देखिए पहले मैं आपको करके दिखाता हूँ। मान लीजिए ये आपका ऑक्टोपस ओ हो गया और ये आपका हो गया आदमी, और एक आदमी के 2 हाथ होते हैं, तो अपने 2 हाथों से पहले इस आदमी के दोनों हाथ को पकड़ेगा, फिर बचे हुए बाकी में से 2 हाथों से इस आदमी को पकड़ेगा, फिर क्योंकि अभी 4 ही हाथ यूज हुआ है तो 2 हाथों से तीसरे आदमी को पकड़ेगा, फिर मान लेते हैं चौथे आदमी को इन 2 हाथों से पकड़ेगा। तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 भुजाओं से 8 आदमियों के 8 हाथ को पकड़ा, तो कितना हो गया, 4 आदमी के 8 हाथ। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं एक ओ ऑक्टोपस 4 ह्यूमन को पकड़ रहा है। तो इसी को सूत्र के रूप में हम कैसे लिख सकते हैं, OH4। तो आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कैसे हम इसके सूत्र का निरूपण करते हैं। तो देखिए यहाँ पर पादांक 4 जो है ऑक्टोपस द्वारा पकड़े गए मानव की संख्या को प्रदर्शित करता है कि ऑक्टोपस ने अपने 8 हाथों से 4 व्यक्तियों को पकड़ा जिनकी की 8 भुजाएं हैं। अब देखिए कैसे हम कुछ एग्जाम्पल के बारे में देखते हैं। पहले जो सारणी 3.6 जो मैंने भी आपको दिखाया है, में कुछ सरल एवं बहुपरमाणुक आयनों की संयोजकताएं दी गई हैं। संयोजकता के बारे में हम और अधिक जानकारी अगले अध्याय में प्राप्त करेंगे। आप बस खाली इतना समझिए कि
जो संयोजकता होती है वो दो तत्वों का आपस में जोड़ने की शक्ति को संयोग करने की संयोजन क्षमता को दर्शाती है। तो देखिए, रासायनिक सूत्र लिखते समय आपको निम्न जानकारियों का पालन करना चाहिए। तो पहले हम जानकारियों को देखते हैं, फिर उसके बाद एग्जाम्पल जो आपके बुक में दिया गया है उसको हम ध्यान देंगे। देखिए, होता क्या है कि आयन की संयोजकता तथा अथवा आवेश संतुलित होना चाहिए। मतलब कि जो उसका आयन हो या आवेश हो, आयन या आवेश क्या होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं सारणी में हाइड्रोजन के ऊपर प्लस लगा हुआ है और क्लोरीन के ऊपर माइनस लगा हुआ है, तो इसी प्लस माइनस को ही क्या कहा जाता है, आवेश कहा जाता है। तो पहला नियम क्या बता रहा है कि जो आप जिन तत्वों का आप संयोग करेंगे उसमें आयन की संयोजकता जो होती है, मतलब प्लस माइनस दोनों का बराबर होना चाहिए। उसके बाद जब एक यौगिक किसी धातु एवं अधातु से संयोग से निर्मित होता है तो धातु का नाम अथवा उसके प्रतीक का रासायनिक सूत्र में पहले लिखते हैं। मतलब कि पहले आपको धातु लिखेंगे और उसके बाद अधातु लिखेंगे। देखिए कैसे, जैसे यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड का अगर सूत्र बन रहा है या सोडियम क्लोराइड का, आयरन सल्फाइड का, कॉपर ऑक्साइड इत्यादि कुछ भी अगर आप ले रहे हैं तो पर ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर ये सब क्या हैं, ये अधातुएं हैं तथा दाईं तरफ इसको लिखेंगे। मतलब कि पहले आप लिखेंगे धातु और फिर लिखेंगे अधातु। ठीक है, तो क्योंकि कैल्शियम हो गया, सोडियम, आयरन, कॉपर ये सब धातुएं होती हैं तो इसलिए उनको पहले बाईं तरफ लिखते हैं और फिर दाईं तरफ लिखते हैं। उसके साथ साथ बहुपरमाणुक आयनों, जो बहुपरमाणु मतलब एक से ज़्यादा परमाणु के संयोग से जो नया तत्व बनता है, द्वारा निर्मित यौगिकों के आयनों की संख्या दर्शाने के लिए आयन को कोष्टक में लिखकर आयनों की संख्या कोष्टक के बाहर लिखते हैं। जैसे मान लीजिए आपका ऑक्सीजन भी 2 है, हाइड्रोजन की भी संयोजकता 2 है, तो इन दोनों पे हम ब्रैकेट लगाएंगे, बाहर 2 करके ऐसे दिखा देंगे। यदि बहुपरमाणुक आयन की संख्या 1 हो तो कोष्टक की ज़रूरत नहीं होती। आप इन सब नियमों को ध्यान दीजिएगा, अभी एग्जाम्पल जब करेंगे तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए, अब पहले हम देखते हैं कि सरल यौगिकों के सूत्र, पहले सिंपल देख लेते हैं फिर कुछ हार्ड देखेंगे। तो देखिए, दो भिन्न भिन्न तत्वों से निर्मित सरलतम यौगिक को द्विअंगी यौगिक कहते हैं। जैसा कि सारणी 3.6 पर बना हुआ उसी का हमें प्रयोग करना है। में कुछ आयनों की संयोजकताएं दी गई हैं, जो प्लस माइनस दिया गया है वही उसकी संयोजकता है। आप इनका उपयोग यौगिकों के सूत्रों को लिखने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आणविक यौगिकों के रासायनिक सूत्र लिखते समय हम पहले संघटक तत्वों के प्रतीक लिखकर उनकी संयोजकताएं लिखते हैं, जैसा कि निम्न उदाहरण में भी आपको दिखाया जाएगा। तत्पश्चात संयोजित परमाणुओं की संयोजकता को क्रॉस करके अणुसूत्र लिखते हैं, मतलब कि रासायनिक सूत्र को लिखते हैं। तो आइए पहले हम एक एग्जाम्पल जो पहला दिया गया है HCl। HCl में हाइड्रोजन का प्रतीक H होता है और Cl का प्रतीक क्लोरीन का प्रतीक Cl होता है। अब इसकी पहले हम एक को हम सारणी से देख लेते हैं कि संयोजकता हम कैसे आखिर पता करेंगे, फिर मैं आपको लगातार बताता जाऊंगा। तो हमको देखना है यहाँ पे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन जो कि यहाँ दिया गया आप देख सकते हैं, हाइड्रोजन के ऊपर कितने प्लस हैं, 1 प्लस है। ठीक है, तो हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। फिर आते हैं क्लोरीन पे, तो क्लोरीन पे आप देख रहे हैं कितने माइनस है, 1, तो इसकी संयोजकता 1 हो जाएगी। अब आप कहेंगे सर यहाँ प्लस है तो यहाँ +1 होना चाहिए, माइनस है तो -1, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको चिन्ह से मतलब नहीं है, बस कि जितना इनकी संख्या रहेगी, अगर 3 प्लस रहता तो हम 3 प्लस लेते हैं, 2 माइनस रहता तो केवल 2 लेते हैं, प्लस माइनस नहीं देखते। ठीक है, केवल संख्या से एक आप समझ लीजिए, फिर बाकी आप सारणी से मिलाते जाइएगा बुक से अपने, मैं सब आपको करके दिखाता जाता हूँ। तो देखिए, जैसा कि नियम में क्या बताया कि पहले हम उसके तत्व लिखेंगे, जैसे हमने लिख लिया हाइड्रोजन और क्लोरीन, फिर उसके नीचे जो उसकी संयोजकता रहेगी, एक इसकी भी है एक इसकी भी। फिर जो क्लोरीन के नीचे जो हमने संयोजकता लिखी है उसका गुणा इधर करेंगे और जो हाइड्रोजन के नीचे लिखा हुआ है उसका गुणा इधर करेंगे। जो संख्या यहाँ लिखी जाती है वो नीचे लिखा जाएगा, मतलब कि ये हो जाएगा H1 और Cl1। अब क्योंकि दोनों समान संख्या हैं तो ये एक दूसरे से कट सकती हैं, तो इसका सूत्र हो जाएगा HCl। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं आपके बुक में भी यही करके दिखाया गया है। ठीक है, आपका सूत्र बन गया HCl। अब अगला आते हैं, अगला जैसा कि दिया क्या गया है हाइड्रोजन सल्फाइड। तो हाइड्रोजन सल्फाइड में हाइड्रोजन का प्रतीक तो H हुआ और सल्फाइड का S। हमने भी देखा था कि हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है, और आप सारणी में देखिएगा
सल्फ़र जहाँ लिखा होगा उसके ऊपर 2 माइनस दिया होगा, तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी 2, क्योंकि हम चिन्ह देखेंगे नहीं, ध्यान नहीं देना है संयोजकता में। अब इस 2 का गुणा इधर हो जाएगा, मतलब कि ये आपका हो जाएगा, 1 मिनट, ये आपका हो जाएगा H2, और इस 1 का गुणा जब इधर हो जाएगा तो ये हो जाएगा H, तो इसलिए हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र हो जाता है H2S, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं, जैसा कि तीसरा दिया गया है, क्या है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो देखिए टेट्रा का मतलब क्या हुआ, Cl, टेट्रा से आपको नहीं देखना, क्लोराइड खाली देखिए, क्लोराइड का मतलब क्लोरीन, ये कार्बन हो गया और ये हो गया आपका क्लोरीन। तो कार्बन की देखिए जो संयोजकता होती है वो होती है 4 और क्लोरीन का होता है 1, तो 1 का गुणा इधर हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका C1, और 4 का गुणा इधर हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका Cl4। अब क्योंकि 1 हम लिखते नहीं तो ये हो जाएगा आपका सूत्र CCl4, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब हम इससे कुछ थोड़ा टफ पे आते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र ज्ञात करने के लिए पहले हम धनायन का संकेत देख रहे हैं, जो कि दिया हुआ Mg के ऊपर 2+, इसके पश्चात ऋणायन Cl नेगेटिव दिया हुआ है, तत्पश्चात इसके आवेशों को आधा तिरछा मतलब कि क्रॉस करके हम सूत्र प्राप्त करते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। जो आपका यहाँ दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर क्या है, Mg का आवेश 2 है और क्लोरीन का 1, चिन्ह ध्यान नहीं देना है, वो तो सिर्फ लिख के आपको बता रहा है अच्छे समझने के लिए। फिर इस 1 का गुणा इधर हो गया तो ये हो जाएगा आपका Mg1 और फिर Cl2, और क्योंकि 1 लिखते नहीं तो इसलिए इसका सूत्र हो गया MgCl2। अब नीचे जैसा कि देखिए आगे, इस प्रकार हम देखते हैं कि मैग्नीशियम क्लोराइड के अणु में 2 क्लोराइड आयन प्रत्येक मैग्नीशियम आयन के लिए होता है। इस प्रकार के आयनिक यौगिकों में धनायन तथा ऋणायन आवेशों का संतुलन होना चाहिए तथा संपूर्ण संरचना उदासीन होनी चाहिए। ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस प्रकार के सूत्रों में आयनों के आवेशों को नहीं दर्शाया जाता। मतलब कहने का ये है कि जैसा कि हमने नियम देखा था कि दोनों के आवेश बराबर होना चाहिए, मतलब कि जितना प्लस होना चाहिए उतना ही माइनस होना चाहिए। तो वही यहाँ पर दिखाया गया कि अगर Mg का 2+ है तो यहाँ पर एक Mg पर अगर 2+ है तो इसको हम 2 Cl नेगेटिव से बराबर कर दिए। अब देख सकते हैं क्या कि हमने 1 को Mg लिया है तो 2 ठो Cl लिया है, ये इसकी संख्या को दर्शाता है। ठीक है, अगले उदाहरण से अच्छे समझ जाएंगे। जैसे यहाँ एल्यूमिनियम पे कितना दिया गया है, एल्यूमिनियम पर दिया गया है 3+, तो 3+ दिया गया है तो इसको बराबर करने के लिए ऑक्सीजन लिया गया है जिसके ऊपर होता है 2-। अब बराबर करना है तो क्या करेंगे, या तो इसमें आप किसी संख्या से गुणा करिए, किसी संख्या से गुणा का मतलब आप इधर देखिए, जैसे इधर पहले समझते हैं फिर आगे देखते हैं। जैसे आपका ये दिया है एल्यूमिनियम और ये दिया हुआ है ऑक्सीजन, तो आप ऊपर ग्राफ में देखेंगे तो यहाँ पर है 3+ और इसका दिया हुआ है 2-। तो अगर हमें इसको बराबर करना है तो हम क्या करेंगे कि अगर हम यहाँ पर 2 से गुणा कर दें और यहाँ पर अगर हम 3 से गुणा कर दें तब यहाँ पर ये 6+ हो जाएगा और ये 6- हो जाएगा, मतलब कि दोनों का सूत्र बराबर हो जाएगा। तो वही काम सूत्र में किया जाता है, लेकिन इतना नहीं करके आप डायरेक्ट कर लिए। शॉर्ट में याद रखिए कि जो उनका आवेश रहेगा आप उसको नीचे लिख दीजिएगा, और जो नियम करते चले आए हैं कि इस -2 का गुणा Al के पास करेंगे तो ये हो जाएगा Al2, और इस +3 का गुणा ऑक्सीजन के पास करेंगे तो ये हो जाएगा O3। चीज़ वही है, बस खाली देखने का नज़रिया है। ठीक है, आपको केवल क्रॉस मल्टीप्लाई ही करना है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड दिया गया है तो यहाँ पर देख सकते हैं कैल्शियम पे 2+ है और यहाँ 2- है, तो ये कट के दोनों डायरेक्ट 1-1 हो जाएगा, तो इसलिए इसका सूत्र डायरेक्ट हो जाएगा CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। यही चीज़ इसमें लिखा हुआ है। तो अब उसके बाद जो दिया गया है वो दिया है बहुपरमाणु वाले आयनों की यौगिक। बहुपरमाणु वाले आयन मतलब जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सोडियम दिया हुआ है। ठीक है, सोडियम नाइट्रेट। देखिए सोडियम की जो संयोजकता होती है +1 होती है, और NO3 तीनों को, मतलब ये 3 और ये 4 दोनों को मिला के इसकी संयोजकता होती है -1, क्योंकि केवल ऑक्सीजन की संयोजकता होती है -2, लेकिन जब ये नाइट्रोजन के साथ संयोग कर लेता है तो इसकी संयोजकता हो जाती है -1। तो -1 का गुणा इधर हो जाएगा, +1 का गुणा इधर हो जाएगा।
और क्योंकि चिन्ह देखा नहीं जाता तो ये आपका हो जाएगा NaNO3। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका सोडियम नाइट्रेट का सूत्र। इसी तरीके से अगर बेरियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र आप देखेंगे तो कैल्शियम का +2 और OH का होता है -1। सारणी में आप देख सकते हैं, तो इस -1 का गुणा इधर होगा, मतलब 1 का गुणा, तो कैल्शियम के नीचे 1 आ गया। अब +2 का गुणा इधर हुआ तो ये आपका हो जाएगा O2H2। अब क्योंकि दोनों के नीचे है तो इसलिए OH हम ब्रैकेट करके यहाँ नीचे 2 लिख देंगे, वही यहाँ पे दिया गया है CaOH का होल ट्वाइस इसको पढ़ा जाता है। उसी तरीके से आगे आते हैं। देखिए यहाँ बताया गया है कि यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात ये है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र CaOH का होल ट्वाइस होता है, ना कि CaOH2। OH2 का मतलब क्या हुआ कि यहाँ एक ही ऑक्सीजन, लेकिन दोनों के साथ है, इसलिए हम ब्रैकेट बना के फिर 2 लगाएंगे। जैसा कि मैथ में करते हैं, अगर 2 बाहर लिखा हुआ यहाँ 5 + 3 है तो 5 का गुणा 2 का गुणा 5 भी होता है, 2 का गुणा 3 में, तो इसलिए ब्रैकेट बना के हम करते हैं। अब जैसा कि आगे दिया गया है तो हम उनके लिए कोष्टक का उपयोग करते हैं। यहाँ पर OH को कोष्टक में लिखकर पादांक मतलब उसके पैर के पास 2 लगाते हैं, जो ये निर्दिष्ट करता है कि एक कैल्शियम परमाणु के साथ 2 हाइड्रॉक्सिल समूह जुड़े हैं। दूसरे शब्दों में बात करें तो कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड के ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन प्रत्येक के 2-2 परमाणु हैं। अब आगे एग्जाम्पल पे आते हैं, तो जैसा कि दिया गया है सोडियम कार्बोनेट, तो यहाँ सोडियम का जो आवेश है वो +1 है ना, और CO3 इस पूरे का आवेश है -2, तो -2 मतलब 2 का गुणा इधर हो जाएगा तो ये हो जाएगा Na2, और यहाँ 1 में है तो ये Ca3 ही रहेगा। तो दोस्तों इसी तरीके से नीचे दिया गया अमोनियम सल्फेट का, आप खुद ट्राई करिएगा, बिल्कुल सिंपल दिया हुआ है। इतना अगर आप समझ गए, दिक्कत होगा तो मैं आगे वीडियो में फिर बता दूंगा। और एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो मैंने आपको कराया हुआ है वही यहाँ पे दिया गया है। पहले में आपको सूत्र लिखना है, दूसरे वाले में निम्नलिखित सूत्रों द्वारा प्रदर्शित यौगिकों का नाम, मतलब कौन कौन से इसमें एलिमेंट भाग लिए हैं। तो इसी तरीके से आज का वीडियो लेक्चर में यही देखते हैं। इसके बाद कल हम पढ़ेंगे आणविक द्रव्यमान एवं मोल संकल्पना क्या होती है। तो आशा करता हूँ पढ़ाया गया सभी चीज़ें आपको पसंद आई होगा, समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करना नहीं भूलिएगा, और अगर चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।